ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारी जब तक यूपीएससी का मेंस नहीं हो जाता तब तक हम लोग मेंस में आंसर राइटिंग के ऊपर ही फोकस करते हुए क्लासेस करेंगे। 15 तारीख से यूपीएससी का मेंस है और वो फिर सप्ताह भर में जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो हम फिर प्रीलिम्स के हिसाब से आपको सोचना लिख और पढ़ना बताएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ प्रीलिम्स में सोचना और पढ़ना होता है, यहाँ पढ़ना और लिखना होता है, पर हम सब ज़्यादा पढ़ते ज़्यादा हैं, लिखते कम हैं। तो एक तो ये लिखने की परीक्षा है, तो आपको पहले भी मैंने बताया कि लिखना चाहिए। जब भी कभी हमारी इच्छा होती है हम पढ़ने लगते हैं, बस उसी को तैयारी मानते हैं, जबकि वो गलत तरीका है। आप कितना भी पढ़ते जाओ, जैसे वही मैंने आपको बताया कि राशन जमा करते जाने जैसा है। आप खाना बना के रख दोगे और खाओगे नहीं, ठीक है। किताबें खरीदना मतलब राशन जमा करना, और पढ़ते जाना मतलब खाना बना के आपने रख दिया, और लिखने का मतलब है खाना खाना। तो बहुत ज़्यादा खाना आप अगर बना भी दोगे, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ भी लोगे, तब भी बेकार है, क्योंकि खा तो पाओगे नहीं इतना, बहुत ज़्यादा हो गया वो तो। लिमिटेड ही तो खा पाता है, ऐसे लिमिटेड ही लिख पाता है। 3 घंटे में आप लिमिटेड लिख पाओगे, ज़्यादा कहाँ लिख पाओगे। फिर ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आईएएस बनने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसे लिखने की ज़रूरत है। जैसे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप सरकार का डॉक्यूमेंट देखोगे तो 5,000 10,000 शब्दों में होगी, 15,000 शब्दों में होगी, बल्कि 20,000 में होगी। पॉइंट्स निकालोगे तो 3,000 शब्द मिलेंगे नई शिक्षा नीति के। आपको केवल 150 शब्दों में लिखना है। तो आप तैयारी करोगे कि मुझे नई शिक्षा नीति की तैयारी करनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020, 2019-20 जो भी आप बोलना है, तो उसको आप कितना रटोगे। जो रटा है उसको लिख सकते हो कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये परीक्षा इस चीज की, लिखने की परीक्षा है। हर चीज को लिखना आना चाहिए। मध्यकालीन कवि, मिडिवल पीरियड के पोएट्स, आपको लिखना आने चाहिए। और जब आप लिखने के, कई बार हम खाना जब बनाते हैं और जब खाते हैं तब पता चलता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है। तो फिर अगली बार जब हम किराने की दुकान पे जाते हैं तो वो वाली चीज़ मांगते हैं, क्योंकि हमने खाना खाया था। केवल बनाते जाने से कमी महसूस नहीं होती, खाना खाने से महसूस होती है कि कहाँ कमी है। तो फिर खाना परफेक्ट हो जाता है धीरे धीरे। जब उन कमियों को हम दूर करते हैं तो फिर परफेक्ट हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे आप लिखोगे, पढ़ना क्या है ये समझ में आएगा, तो लिखने से शुरू करना चाहिए। मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी लिखने से शुरू होती है। तो लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। फिर आपको महसूस होगा कि कंटेंट की कमी है, किताब की कमी है, नोट्स की कमी है। कई बार किताब नोट्स पर्याप्त है लेकिन शायद स्पीड की कमी है, तो फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो लिखने में प्रैक्टिस की ज़रूरत है या कुछ याद नहीं आ रहा, दोनों अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। याद तो बहुत कुछ आ रहा लेकिन हाथ नहीं चल रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हाथ तो खूब चल रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा, प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर होना चाहिए, तो इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये प्रैक्टिस होती है। जैसे क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस ये नहीं होती कि शॉट कितने जोर से बुझाएं कितनी तेजी से चलानी है, ताकत कितनी जोर से लगानी है, ये प्रैक्टिस नहीं होती है। एक मनोवैज्ञानिक ताकत विकसित होती है उसके अंदर कि बॉलर जो दौड़ करके आ रहा है, पिछली बार जो इतनी तेज दौड़ करके आया था तब बॉल कितनी तेज थी और कहाँ गिरी थी,
उसके हाथ का एक्शन कैसा था, इस बार बॉल कहां गिरेगी, वो हाथ के एक्शन से आइडिया लगा लेता है और इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। वैसे ही आपको क्वेश्चन की जान को समझने के, विश्लेषण करने के लिए बोला है तो आप क्या समझ रहे हो, मुद्दे लिखने के लिए बोल रहे हैं तब आप क्या समझ रहे हो, इश्यूज। कभी वो चैलेंजेस लिखने के लिए बोल रहा है, चुनौतियों की बात कर रहा है, तब आप क्या लिख रहे हो। कभी वो प्रॉस्पेक्ट्स बोल रहा है कि प्रॉस्पेक्ट्स बताइए, कभी वो बोल रहा है कंसर्न्स बताइए, चिंताएं बताइए। तो आपको चिंता क्या होती है, मुद्दे क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए ना। जैसे लोग पूछ क्या रहा है, इसकी प्रैक्टिस होती है। ये बॉलर की एक्शंस है। आप तो ताकत लगाते हो, हर चीज में लिख देते हो, बस लिखने से नहीं होगा। वो पूछ रहा है उसको लिख रहे हो कि नहीं, नहीं तो आउट हो जाओगे, नंबर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप गलत एक्शन में खेल रहे हो। वहां एक्शन बदलनी पड़ेगी, कई बार पिच के बाहर आना पड़ेगा, कई बार पीछे हटना पड़ेगा, कई बार बैक होना पड़ेगा, तब जाकर के शॉट लगेगा। अदरवाइज या तो जीरो, यानी कि बॉल बेकार हो जाएगी, और या फिर आप आउट हो जाओगे, या तो नंबर नहीं मिलेंगे, या फिर आप प्रश्न ही छोड़ दोगे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो क्रिकेट से समझा रहा हूं मैं आपको। ये समझ जो है ये प्रैक्टिस से आती है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, नेट पे प्रैक्टिस करेगा, मैदान पे प्रैक्टिस करेगा, वो उतना अच्छा खिलाड़ी बनेगा। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या लिखने की, कई लोग नोट्स लिखने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। वो लिखना बेकार है, उससे कोई, वो लिखने का कोई तुक नहीं है उसका। चुनौती तब होगी आपके लिए जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, पिछले साल का पेपर करोगे, कोई टेस्ट पेपर करोगे, उसका आंसर लिखोगे, फिर हमको दिखाओगे यहां, फिर जाकर के पहले सरल प्रश्न आप हल कर सकते हो जिसमें सीधा सीधा उत्तर है, फिर ये इश्यूज वाले और ऐसे। तो इश्यूज जब भी लिखा होता है उसका मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, सब कुछ है, पर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं इश्यूज, मुद्दे। हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। प्रॉस्पेक्ट्स क्या होता है, फ्यूचर में करने वाली चीजें, जो फ्यूचर में करनी है, वो प्रॉस्पेक्ट्स। चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस ये होते हैं कि इश्यूज से बढ़ करके होते हैं। जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन का जो अभी आया, लेकिन मान लिया जाए इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक चैलेंज है। रूरल एरिया में नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलता, चैलेंज है, क्योंकि अभी करना भी पॉसिबल नहीं है, हुआ नहीं है। आया समझ में? मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि कानून बन गया लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं, ये इशू है, ये हमारे साथ इशू है। हम बोलते हैं ना आपके साथ इशू क्या है भाई, मुद्दा क्या है, लेकिन आपके साथ चैलेंज क्या है। जैसे कोई आदमी पांव से अपाहिज है और उसके पास 3 व्हीलर है, तो पांव नहीं है, ये एक चैलेंज है। लेकिन 3 व्हीलर उसके पास है और उसके बावजूद वो नहीं चला पा रहा, ये इशू है कि वो क्यों नहीं चला पा रहा। फिर होते हैं कुछ कंसर्न्स, चिंताएं जो व्यापक तौर पे होती हैं। तो ऐसे है ना, मैंने जो एक उदाहरण देके बताया आपको, ऐसे ही डिस्क्राइब करने के लिए जब कहा जाए, एनालाइज करने के लिए जब कहा जाए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा जाए, एलेबोरेट करने के लिए कहा जाए, डिस्कस करने के लिए कहा जाए, तो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है। इनको समझिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, उसके बाद फिर उसको वेटेज डिसाइड करना पड़ेगा, इसका वेटेज क्या है, कौन से हिस्से का वेटेज कितना है। फिर इसकी प्रैक्टिस होगी, कम से कम 50, 60, 70 टेस्ट जब आप दे दोगे, तब जाकर के आखिरी में जाकर के वो लेवल आता है कि आप वहाँ अच्छे से लिख सको।
और वो लेवल आ जाता है तो फिर प्रीलिम्स बहुत मामूली चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो फिर प्रीलिम्स छूटता नहीं है, क्योंकि तब तक आप सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हो। जो आप प्रीलिम्स की तैयारी करते समय में इस तरह से नहीं पढ़ते। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। तो आप प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ोगे तो एक पेज में राइट टू लाइफ को पढ़ लोगे, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चंस देखोगे तो कहोगे कि ये तो बिल्कुल दूसरी चीज है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया, उसका क्वेश्चन है, तो उसका आंसर देने के लिए आपको राइट टू एजुकेशन भी और राइट टू लाइफ भी दोनों को क्लोज करके जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। वो इम्प्लिसिट राइट की तरह नहीं, उसको जानबूझ करके 21A बना के एक्सप्लिसिट कर दिया उसको। ऐसे ही बहुत सारे इम्प्लिसिट राइट है। हेल्थ का, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है मनुष्य को, तो क्या फंडामेंटल राइट्स में है? सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा है कि बिल्कुल स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, और वो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट किस में है? राइट टू लाइफ में है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस तक आप पहुंचते हो, ये कहां पहुंचते हो? ये मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान पहुंचते हो। और फिर प्रीलिम्स में जब वो घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोग जो केवल प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं वो वहां अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल राइट टू लाइफ और 21 और वहीं तक पढ़ा हुआ, वो केसेस नहीं पढ़ रखे, एनालिसिस करना नहीं पढ़ रखा, डिस्कस करना नहीं पढ़ रखा, उससे संबंधित कंसर्न नहीं पता, उससे संबंधित इश्यूज नहीं पता, जो मैं अभी बता रहा था। तो इतनी सारी चीजें उसको नहीं पता, इस वजह से वो गलत करके आता है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आ गया समझ? प्रॉपर अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो उसके सारे एंगल देखोगे ना, केवल 21 का प्लेन थोड़ी देखोगे। 21 में जीवन जीने का अधिकार है और ये, और एक पेज में उसको डिस्क्राइब करेगा, इसमें ये आता है और ऐसा ऐसा है। तो इसलिए जो है मैं कहता हूं कि केवल मेंस की अच्छे से तैयारी होती है, प्रीलिम्स और इंटरव्यू अपने आप निकलते हैं। इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि हमने तो सारे मुद्दे पकड़ रखे हैं। अब आपको 21 से रिलेटेड दुनिया में जो हो पूछ के बताओ, पूछो, हम उत्तर देंगे, क्योंकि आपने तो सब तैयारी कर रखी, तो इंटरव्यू में डरने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंट रहता है। इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है उसका, उससे बाहर क्या पूछेगा? यहाँ समझ? तो ये है तैयारी। अब इसको कितने लोग गलत तरीके से तैयारी करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर, इसीलिए कई साल लग जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, क्योंकि समझ तो उतनी ही जब तक आएगी नहीं तब तक उसका सिलेक्शन होगा नहीं। तो जिसको 1-2 साल में सिलेक्शन लेना है वो अपना तैयारी का तरीका ऐसा रखें, प्रॉपर तैयारी करें, डीप में तैयारी करें। और डीप में तैयारी करने का मतलब उठपटांग करेंगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो टेस्ट देते हुए तैयारी करें, ठीक है? जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है, तो वहां के कौन कौन बॉलर है उनकी स्टडी करें, वीडियो देखें पुराने। तो आप भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि यूपीएससी का स्टाइल क्या है क्वेश्चन पूछने का। उठपटांग ऐसे ही किसी भी बॉलर के खिलाफ शॉट लगाने का नहीं सोचना है। आप जिनको फेस करने जा रहे हो उसके खिलाफ तो प्रॉपर तैयारी करनी है कि उसकी बॉलिंग ऐसी आती है तो मुझे ऐसी बैटिंग करनी। तो आप देखते हो खिलाड़ी जो है वो वीडियो देख देख के उनकी स्टाइल देखते हैं, उनका पावर देखते हैं कि वो कहाँ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्यों कामयाब होते हैं, बार बार विकेट लेने में क्यों कामयाब हो जाते हैं, हम बार बार उसी आदमी से क्यों आउट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। फिर अपने ही किसी बॉलर को बोलते हैं ऐसी बॉल फेंक के बताओ, मुझे ऐसा ही चकमा दे के बताओ। फिर जब उस पर वो कामयाब हो जाते हैं तो अगली बार सामने वाले को सफलता नहीं मिलती। तो यही तो आपको भी करना है। तो टेस्ट ही देना पड़े, प्रैक्टिस मतलब टेस्ट। तो इसलिए कोई भी भ्रम में ना रहे, नए बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं,
आसानी से नहीं होगा यार। आसान परीक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि कई लोग इसको सोचते हैं ऐसा ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया 15,000 लोग मेंस देते हैं तो 10,000 लोग कभी मेंस पास नहीं कर सकते, चाहे वो 10 साल तक भी मेंस दें, कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं है। उन्होंने केवल प्रीलिम्स को जैसे तैसे जुगाड़ से निकालना सीखा है, उनका मेंस कभी नहीं हो सकता। तो ढेरों बच्चे हैं ऐसे भोपाल में हैं जिनके प्रीलिम्स 6 बार निकले और 6 बार उन्होंने मेंस दिया, एक भी बार मेंस नहीं निकला। ऐसा नहीं होता कि ये कोई सीढ़ी है कि आप, कई लोग इसको सीढ़ी टाइप मानते हैं, हम प्रीलिम्स की सीढ़ी चढ़ गए तो अब मेंस की भी चढ़ी जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सीढ़ी नहीं है, योग्यता है कि पहले हाँ प्रीलिम मेंस देने के लिए प्रीलिम्स पास होना बहुत जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन प्रीलिम्स पास हो गए तो मेंस पास हो ही जाओगे, ऐसा नहीं है। 15,000 लोग मेंस देते हैं तो 10,000 कभी भी मेंस पास नहीं करते, कभी भी नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनमें वो बेसिक क्वालिफिकेशन, वो जो एक अपनी कमियां दूर करने वाली बात है वो उन्होंने की नहीं, ना फर्स्ट अटेम्प्ट में की, ना सेकंड में, और ना पहले की। उन्होंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट दे दिए, प्रैक्टिस कर ली, वो डेप्थ नहीं आई। ये तो सिस्टम की कमी है अभी, ये तो यूपीएससी का एग्जाम स्टाइल और वो सब कमी अब धीरे धीरे दुरुस्त कर रहा है, तो उन लोगों को पसीना आ रहा है, इसलिए वो बाहर फेंका रहे हैं। अब आसानी से क्यों नहीं हो पा रहा? कोचिंग क्लासेस की क्यों नहीं चल रही? सब लोग गाली देते ना कोचिंग क्लास से कुछ नहीं बैठा, तो वो उनकी रणनीति है, कोचिंग क्लासेस को फेल करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि जो डेप्थ वाले बच्चे हैं वो अपने आप निकलें। ये जो बैसाखी कोचिंग की होती है ये कुछ रटा देते हैं और उनसे जो प्री निकाल लेते हैं, तो जानबूझ के उन्होंने प्री तो कठिन बनाया, मेंस तो जो का त्यों है। मेंस के क्वेश्चन अभी 15 तारीख को आएगा पेपर, हम यहाँ जो डिस्कस किया है क्लास में उससे बाहर क्वेश्चन होंगे ही नहीं, सारे क्वेश्चन वही होंगे जो यहाँ हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे आप। तो मेंस तो क्लिक कर रहा है, वो प्रीलिम्स को ही फोकस कर रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स का ही बड़ा मार्केट है, लाखों की बड़ी संख्या में लोग प्रीलिम्स में ही कोचिंग करते हैं, तो ये उनका उद्देश्य है। तो मैंने दोनों बता दिया है। तो आप लोगों को मैं बार बार, पहले भी मैंने क्लास में इस बात पे जोर दिया है, आज फिर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है, समझिए, यही सच्चाई है। अब क्या है कि हम लोग स्वभाव से ना कंफर्ट जोन में जाने के लिए, ईज होता है ना, वो आसान लगता है, तो किताब लेके बैठना ज़्यादा आसान है। आप जैसे यहाँ से जाओगे तो कॉपी लेकर के, पेन लेके बैठना और दिमाग चलाना और मन से कुछ लिखना, ये कठिन काम है, चैलेंज है। मूड खराब है तो नहीं लिख पाओगे, भूख लग रही है तो नहीं लिख पाओगे, अभी अभी पंगा हुआ है तो नहीं लिख पाओगे। लेकिन किताब लेके बैठना ऐसे ही, और कुछ तो भी पढ़ना तो डाइवर्ट हो जाते हैं थोड़ी देर में, मूड भी ठीक हो जाता है, मूड खराब है तब भी तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, अच्छा ये, और नई नई बातें मिलती तो मस्तिष्क को अच्छा भी लगता है। लेकिन नया मतलब तो क्या 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 मतलब क्या है उसका? नया सीख के भी कर क्या लोगे? लिखते तो बनता ही नहीं ना। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के 10 केस हैं और आप हर केस के बारे में पढ़ रहे हो और मजा आ रहा, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बैंड बजा दी गवर्नमेंट की, इसमें तो फलाना कर दिया, और पढ़े जा रहे हो, मजा आ रहा है, एक के बाद एक केसेस पढ़े जा रहे हो। लेकिन क्वेश्चन जब लिखने की नौबत आती है तो आप 3 केस भी नहीं लिख पाते, ना तो ईयर लिख पाते हो, ना केस का नाम मालूम है, ना फाइंडिंग पता है, और उसमें अपना मत देना है तो अपना मत तो देना सीखा ही नहीं, तो फिर क्या करो? तो क्या कर क्या रहे थे फिर? बस पढ़ के आनंद उठा रहे थे, उससे नहीं होता। आप चाहे 10 में से 5 ही केस लिख पाओ एग्जाम में, लेकिन उसकी लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आपने पढ़ लिया, आनंद भी ले लिया, तो लिखने बैठ जाओ, और लिखने बैठ जाओ और उसमें से देखो कि कितना लिख सकते हो। नहीं लिख सकते तो पढ़ा हुआ बेकार है, फिर से पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि कम से कम 6-7 केस लिख सको, क्योंकि एग्जाम में तो 3-4 से ज्यादा फिर नहीं लिख पाओगे, भूल जाओगे ना तब तक। अभी पढ़ा और आप 7 से ज्यादा नहीं लिख पा रहे हो, 10 पढ़े हैं तो 7 तो लिखना आना चाहिए ना, तब तो एग्जाम में 3 या 4 लिख पाओगे। हम लिखते हैं 1 या 2, तो मार्क्स भी हमको 10 में से 3 या 4 मिलते हैं।
तो 4 तो कम से कम लिखना पड़ेंगे 6 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, और 5-6 जो लिख देगा 10 में से वो IAS हो जाएगा। 5-6 लिखने पे IAS मिल जाएगा, शुरू के 100 में पहुंच जाओगे, टॉप 100 में पहुंच जाओगे। तो बहुत आसान है, जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई कार ला के खड़ा करता रहे और चलाए कभी ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? कार चलानी पड़ेगी ना, लेके जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कई लोग सीखने के लिए बस वो सिखाने वाला आता है, तब उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ जाते हैं, फिर वापस वो घर छोड़ जाता है, उसके बाद अकेले में कभी नहीं निकालते क्योंकि वो डरते हैं। ऐसे लोग कभी सीख ही नहीं पाते। लेकिन जो जब भी जिस किसी ने भी अकेले में जब हिम्मत की, चाहे वो ठोक के आया हो, चाहे उसने जो सीखा वही है। साइकिल पे भी आप जब तक गिरे नहीं तब तक सीखे नहीं। तैराकी में भी यही होता है, डूबते डूबते बचता है, एक आध बार नाक में पानी जाता है और धीरे धीरे तैरना सीख जाता है। किसी भी चीज में देखो, उसमें उतरे बिना बात बनती नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने से कुछ नहीं होता। तो ये सच्चाई है, बाकी सब तो भ्रम है, वो कुछ होना जाना कुछ नहीं है। और एक चीज और बता दें आपको, प्रीलिम्स पास व्यक्ति, मेंस पास व्यक्ति, इंटरव्यू दिया हुआ व्यक्ति, समाज में कोई औकात नहीं होती, कुछ नहीं होता उससे कि हमने IAS का इंटरव्यू दे रखा है, हमने 3 बार मेंस निकाल रखा है, हमने इतनी बार प्रीलिम्स निकाल रखा है। क्या होता है उससे? सीधी सी बात है, आज आपके पास गाड़ी बंगला तनख्वाह वगैरह है कि नहीं, आपके पास पावर है कि नहीं है। 2 ही तरह के लोग होते हैं, और एक के पास होता है सब ये पावर, गाड़ी बंगला तनख्वाह, और एक के पास पावर बिल्कुल नहीं होता, पैसा भी नहीं होता, गाड़ी बंगला भी नहीं होता, वो अपना स्ट्रगल आम आदमी की तरह कर रहा होता। 2 ही कंडीशन होती है। तो बीच में कई लोग पहुंच करके सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि हमने ये कर रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर आप सफल नहीं हुए तो नहीं हुए, जो जीता वो सिकंदर, बात खत्म। ठीक है ना? अगर आप सफल हो तो हो, और नहीं हो तो नहीं हो, सीधी सी बात। 2 ही कंडीशन होती है। ढेरों लोग इस परीक्षा की तैयारी करने वाले 90% लोग इस सिंड्रोम से पीड़ित हैं कि हमने ये तो किया, हम, अरे उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। आपका बेच वाला आपको पहचानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। आप तो मित्र हो, हम तो टीचर हैं, हमको नहीं पहचानता। फोन ब्लॉक कर देता है। बनने के बाद उसकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती। हम तो खैर एक्सपेक्ट नहीं करते, सब लोग नहीं बदलते, मतलब पर 50% से ज्यादा तो बदल ही जाते हैं। बनने के बाद वो पहचानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तो पोस्ट पे है ना। उस समय में उनकी फिर प्रायोरिटी दूसरी हो जाती है। उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, उनका वो है, उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं। आज उनके बॉस ने काम दिया था, वो बॉस ने डांट लगाया, नए तरह के किस्से हो जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए 2 ही कंडीशन होती है, ध्यान रखिए, सफल और असफल। और असफलता केवल यह सिद्ध करती कि सफलता का प्रयास ठीक से नहीं हुआ। नीचे लिखा है कोटेशन गुरुजी ने, सफलता का प्रयास ठीक से नहीं किया, बस, इसके सिवा और कोई कुछ नहीं है। असफलता का मतलब यही है, अगर आप करते तो हो जाता। तो फिर क्या करना है वो बताया मैंने अभी आपको। पहले दिन से प्रैक्टिस कीजिए, पहले ही दिन से प्रैक्टिस कीजिए। अपनी लेखनी में लोगों को लेके आइए, कोट्स को लेके आइए। एरिस्टोटल क्या कहता है वो लिखना सीखिए। एग्जाम में याद नहीं आता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंट वहाँ नहीं होता पहली बार। ऐसा नहीं होता कि आप अभी तो नहीं लिख पा रहे लेकिन आप नहीं जानते हम एग्जाम में फोड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं होता है। आप अभी नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करिए। आपने 3 फिलोसोफर लिखे थे, अब 5 लिखिए, 5 फिलोसोफर लिखिए। पहले 4 किताबें लिखी थी, अब 6 किताबें लिखिए। पहले 5 एग्जाम्पल दिए थे, अब 15 एग्जाम्पल दीजिए। इनलैंड वाटरवेज का बोल रहा है, भारत के बंदरगाहों के बारे में कोई क्वेश्चन है,
तो पहले आपने बंदरगाह की लिस्ट में 5 बंदरगाह लिखे थे, पोर्ट केवल 5 पोर्ट के बारे में बात की थी। अब 16-17 पोर्ट लिखिए, ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और जब आप 16-17 की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो किसी भी कीमत पे प्रीलिम्स फेल नहीं होंगे। केवल 3-4 लिख पाते हैं, इसलिए तो प्रीलिम्स में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको आधा या 1/3 क्वेश्चन ही समझ में आता है। यूपीएससी के क्वेश्चन के तो 3-4 भाग होते हैं, तो कुछ हिस्सा ही समझ में आता है ना आपको। क्यों? क्योंकि आप लिख भी नहीं पाते हैं। और जिस दिन आप 40 बंदरगाह हैं या 50 हैं, जितने भी हैं, उनमें से अगर 17 लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो तुक्का भी आसानी से लग जाता है, फिर तो गेस करना आसान हो जाता है। तो प्रीलिम्स का आंसर साफ साफ दिखने लगता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ज्ञान की गहराई है, पढ़ाई की गहराई है। गहराई में जैसे जैसे उतरेंगे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, वहां से आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगी। जितने ऊंचे ऊंचे जाते हैं आप ज्ञान में, यानी गहराई में जाने से ऊंचे निकलते हैं आप। अनडूबे डूबे तरे, जो रहीम ने बोला था, जो ऊपर ऊपर तैरते हैं वो डूब जाते हैं, जो डूबते हैं वो तैर जाते हैं। तो उल्टा है, इसका गोता गहरा होता है लेकिन जाता आदमी ऊपर है। ऊंचाई बढ़ती है, उसकी योग्यता बढ़ती है, और फिर उसको जो दिखाई देता है वहां पर, उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसी से फिर आप आंसर लिख पाते हो और उसी से इंटरव्यू में जवाब दे पाते हो। सामने वाला इंप्रेस होता है, क्योंकि जब आप बंदरगाहों की लिस्ट बोलना शुरू करते हो तो बीच में ही रोक देता हो, नहीं इट्स ओके, समझ में आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप डीएम बन जाएंगे तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? ये क्वेश्चन तभी होता है कि जब उसकी गुंजाइश होती है कि आप बनने ही जा रहे हैं। हर किसी से ये नहीं पूछा जाता है कि तुम ये बन जाओगे तो क्या करोगे, क्योंकि उनको ये पता है, उससे उनको ये आइडिया लगता है कि इसके मेंस में कितने मार्क्स होंगे, क्योंकि इसको ये सब बातें तो इसने मेंस में फिर लिखी होगी, क्योंकि इसको तो बहुत डीप में पता है। तो ये तो ऐसा लिख के आया होगा, तो मामूली नंबर तो इसके होंगे नहीं। तो उनको कैंडिडेट जो है एक चावल से ही तो पता लगता है ना कि कितना पका है। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत आसान हो जाता है। 2 साल लोग इंटरव्यू की तैयारी का, इंटरव्यू के दिनों में पूछते हैं। इंटरव्यू की तैयारी पहले दिन से होती है, जब से आप तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन से इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। अलग से थोड़ी होती है इंटरव्यू के दिनों में। क्या तैयारी होती है? आप क्या डेप्थ लेके आओगे? आपको क्या पता कि वो 4-5 लोग जो बैठे हुए हैं उनके मन में क्या है और वो क्या पूछेंगे? कल से वो यही पूछ लेंगे कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है और ये अवधी भाषा में है, लेकिन उसके बावजूद ये इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? अब यह तो आपने सोचा ही नहीं कि ये क्वेश्चन हो सकता है। आपको तो ये पता है कि रामचरितमानस किसने लिखा, वो ये थोड़ी पूछेगा, वो तो वो बताएगा। जो चीजें आपको पता है वो तो इंटरव्यू लेने वाला खुद ही बताता है, वो अपनी तरफ से बताता है। सो वो व्हाट वाला और हु वाला पूछता ही नहीं है, हाउ व्हाई ये पूछता है। ये क्यों है और कैसे है ये बताओ। वो आपसे 2-3 मिनट तक उगलवाना चाहता है कुछ, उससे आपका व्यक्तित्व निकालेगा, उससे आपका व्यक्तित्व निकालेगा कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा जनरल जा रहा हूं मैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। खास करके जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको ये चीज़, अच्छा कई लोगों का सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। दरअसल ये प्रोसेस जो है कोचिंग वाले करवाते हैं। कोचिंग वाले पहले दिन से उसको डिक्टेट करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं। टेस्ट आ गया, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट दो। उन्होंने मार्क्स दिए, मार्क्स नहीं आया तो वो चिंता में हुआ, फिर चिंता हुई तो फिर जा करके फिर टेस्ट की तैयारी की, फिर टेस्ट दिया। कुछ उसको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से वो उसको रटा के रगड़ा के उसकी प्रैक्टिस करा के उस लायक बना देते हैं, बस वो एग्जाम निकाल। अभी कम से कम 60% बच्चे इसी टाइप के निकल रहे हैं। उन्होंने कोचिंग का पीछा पकड़ लिया, कोचिंग वाला ने उसको प्रैक्टिस करा दी। घर वालों ने जो उनके 1.5-2 लाख रुपए दिए तो, और कहा कि इसमें जो बताया जा रहा है वो करना है तुमको। तो वो जो एक प्रेशर होता है कि घर वालों ने पैसे दिए हैं,
उस चक्कर में वो सब करता है कि ये जो बोल रहे हैं ये करना है, क्योंकि इसी से सिलेक्शन होता है। बाकी उनको कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, या चिंताएं या समस्याएं क्या है देश की, अब मैं डीएम बन जाऊंगा तो समाज को कैसे बदलूंगा, ये सब कुछ है ही नहीं, उनका विज़न ही नहीं है कुछ भी। सीधा सीधा उनको प्रैक्टिस करा दिया। जैसे आपको योगा कैंप ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ योगा अलग तरीके से सीखते हो। आप 10 साल से योगा कर रहे हो लेकिन आप वैसा नहीं सीख पाते। ऐसे ही घर पे भी आपने डंबल ला रखे हैं, जिम करते हो, लेकिन वहाँ जब रोज 2 घंटा जिम करते हो तो वो अलग तरीके से करवाता है। वो बोलता है 20 बार ये करो, 20 बार ये करो, 20 बार ये करो। यहाँ आप उठपटांग अपने घर पे मर्जी आए तब कुछ तो भी उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। तो उसमें क्या वहां जाने वाला जो जिम जा रहा है, क्या वो वाकई में बहुत इच्छा शक्ति वाला आदमी है? क्या बहुत विल पावर है? क्या वो स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारा जानता है? क्या वो मसल बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है? कुछ नहीं जानता वो। उसको एक ट्रैक में डाल दिया है कि तुमको ये करना है, मैं देख रहा हूं, और ये गलत कर रहे हो तुम, ठीक से करो, बस बात खत्म। इतना सा है अंतर। तो 60% बच्चे लिस्ट में देखोगे तो 23 साल के, 22 साल के, 24 साल के, कुछ नहीं पता उनको। वो आ गए यहाँ पे बन के। अब यहाँ दिक्कत आती है, सीनियर बोलते हैं यार ये क्या है, कौन है ये? क्योंकि 1990 से पहले जो सिलेक्ट हुए थे, खास करके सन 1995 से पहले तो कोचिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। फर्स्ट टाइम 98, 99 में जो है मैगजीन्स वगैरह, और 95 में क्रॉनिकल शुरू हुआ। प्रतियोगिता दर्पण पुराना था लेकिन ये बैंकिंग और एसएससी के लिए था। आईएएस के लिए तो कुछ भी नहीं था, ना मैगजीन था, ना नोट्स थे, ना कोचिंग थी। उस जमाने के जो लोग हैं वो तो अपने बलबूते पे आईएएस बने हुए लोग हैं। वो सारे देखते हैं कि यार ये कौन है, इसका कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, इसको एक काम दे देते हैं, इसमें अकली नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सारे लोग भरे पड़े हैं अभी यहाँ। 90% आईएएस यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे ही आते हैं। अकल ही नहीं है उनको, बिल्कुल अकल नहीं, कचरा है एकदम, बट वो सिलेक्टेड है। तो क्यों है? क्योंकि वो उस कोचिंग का प्रोडक्ट है, उनको रटा दिया गया कि वैसा है। वही हम आपको बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर लो, वही आपको बता रहे हैं। मैं ऐसा, ये मेरा स्टाइल नहीं है पढ़ाने का, पुराने बच्चे जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं बताता शॉर्टकट। लेकिन मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि लिख लो, अकॉर्डिंग रट लो, मुझे चेक करा दो, मैं चेक कर दूंगा आप, और गलती होगी तो बता दूंगा। बिल्कुल वो जो कोचिंग वाले कर रहे हैं वही मैं कर दूंगा आपके साथ। बट वो कर लो, बन जाओगे आप। विद्वान बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, योग्यता विकसित करने की भी जरूरत नहीं है। आईएएस बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीजें रटो, प्रस्तुत करो। जितनी रटोगे और जितनी प्रस्तुत करने में कामयाब हो जाओगे एग्जाम में, उतने मार्क्स मिल जाएंगे। हैंड राइटिंग भी नहीं देखेगा वो कि हैंड राइटिंग कैसी है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट, कुछ नहीं होता उसके सामने। दुकानदार के सामने ऐसे होता है ना, जैसे कि एक बच्चा जाकर के बोले कि 50 रुपए की चीनी दे दो, और या 200 रुपए की चीनी दे दो, या 20 रुपए लेके जाए कि 200 की चीनी दे दो या 20 रुपए की चीनी दे दो। दुकानदार 20 रुपए की चीनी, ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है तो मैं इसको 10 रुपए की दूं, या 200 रुपए दिए मैं इसको केवल 100 की दूंगा, ऐसा नहीं होता। एक साइकोलॉजिकल बंधन होता है कॉपी चेक करने वाले के सामने। दुकानदार को मालूम है ये न तो 200 जानता है ना 100 जानता है, बच्चा छोटा है, और इसको ये भी नहीं पता कि 100 की चीनी कितनी आती है और 200 की कितनी आती है। तो मैं मन माफे कितनी भी चीनी इसको दूं, उतनी शक्कर निकाल के इसको थैली में बांध के दे देता हूं, देखा जाएगा। बेईमानी का नहीं होता, वो उतनी ही देता है जितनी उसकी बनती। बड़ा जाता है तब भी, छोटा बच्चा जाए तब भी, जो ना समझे तब भी। इसीलिए तो यूपीएससी वाला जो कॉपी चेक करने वाला, वो मार्क्स देना ही पड़ता है उसको, चाहे वो अकल हो चाहे ना हो उसमें, क्योंकि उसने प्रस्तुत कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। कुछ बात आ रही ना कि कचरा क्यों आ रहा है? कचरा इसलिए आ रहा है कि उनको पेमेंट करना सिखा दिया। वो उतनी चीनी यानी उतने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, बच्चे को, और उससे वो बन रहा है। अगर मैं आपको ज्ञानवान बनाऊंगा, अगर मैं आपको योग्यतावान बनाऊंगा, तो मैं आपको एग्जाम से भटका रहा हूं, जो मैं पहले करता था।
इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं। बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बनने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रह जाओगे आप। ढेरों ज्ञानवान यहीं हैं, यहीं घूमते रहते हैं भोपाल में, बहुत नॉलेज है उनकी, यहीं स्कूटर से बाइक से घूम रहे हैं, ठीक है ना। हम आगे नहीं पहुंच पाए, प्रॉपर आईएएस नहीं मिला हमको, क्योंकि ज्ञानवान बहुत ज़्यादा थे। 100 बार आईएएस बन जाए इतना नॉलेज था, तो फिर आईएएस क्यों नहीं बना? क्योंकि हम लिखते नहीं थे। लिखना लेबोरियस होता है, बोरिंग होता है। गर्मी के दिनों में आप बैठे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत पसीना आता है ना, लिखने में हालत खराब हो जाती है। 3 घंटा लिखने के बाद बुखार आ जाता है आदमी को, ऐसा लगता है पीटा हो किसी ने, इतनी बुरी बोन्स और मसल्स पेन करती है, कमर दर्द करती है। मामूली काम थोड़ी है 3 घंटा लिखना, स्पीड से लिखना। आपने एग्जाम्स वगैरह दिए ना यूनिवर्सिटी का, और आपको पता है ना उसके बाद कैसी हालत होती है। उसके बाद कोई कहते हैं एक चिट्ठी लिख दो जरा दादाजी को, तो इच्छा होती है उसको पीट दें। हमारा हाथ कितना पेन कर रहा है, लोगों के यहाँ छेद और ये होने लगता है, दब जाता है, 8-10 दिन तक दबा रहता है। वो करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, मजबूत बनाना, ठीक है ना। तो इसलिए थ्योरी की किताबों से कुछ नहीं होगा ज़्यादा। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। लिखना शुरू करो, और लिखने में जहां कमी है उसको दुरुस्त करने के लिए पढ़ना शुरू करो, पेच वर्क करो, ठीक है। आप लोगों ने आटा गूंथना सीखा कि नहीं किसी ने? खास करके लड़के हॉस्टल में रहते हो तो रोटी बनाना सीख ही जाते, क्योंकि रोटी के बिना तो तृप्ति आती नहीं ना हिंदुस्तानी आदमी को, है ना। आटा गूंथना, उसमें पेच वर्क करना पड़ता है। उसमें शुरू में जब आटा गूंथना आइडिया नहीं होता है तो उसमें आटा मिला मिला के थक जाता है आदमी। क्योंकि फिर वो ज़्यादा पानी डाल देता है, फिर वो रोटी बनाने लायक नहीं रहता है, तो उसमें आटा मिलाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो उतना ही पानी मिलाता है, और जितनी परफेक्ट 4 रोटी का आटा बनना होता है तो 4 रोटी का ही आटा बनता है, और परफेक्ट बनता है। और पानी भी फिजूल नहीं गया, आटा भी फिजूल नहीं गया, और इधर उधर बिखरा भी नहीं। ये उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, 2 या 3 महीने मिनिमम लग जाते हैं उसमें, प्रोसेस में। ऐसे ही लिखने में भी लगेगा। अगर कोई कहे कि मैं आटा यूट्यूब पे विधि देखूंगा आटा गूंथने की, उससे कभी आटा नहीं गूंथ पाएगा वो। यूट्यूब पे देखने से नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा। आप गूंथना शुरू करो, 1-2 बार बिगड़ेगा, फिर जब आप थक जाओगे ना आटा मिला मिला के, तो कहोगे ये बिल्कुल गलत था, इतना तो पानी डालना ही नहीं था। इसलिए वो बहुत थोड़ा पानी डालते जाते हैं और उसको वो एडजस्ट करते जाते हैं। फिर लास्ट में बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है, लास्ट में फिर एकदम डाल दिया फिर चक्कर पड़ जाएगा। तो ये दिमाग में वो जो समझ आती है ना, वो प्रैक्टिस से आती है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये फाइनल चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और चुनौतियां आप कहां से मिलेंगी, ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पुराने पेपर जो वेबसाइट पे डले हैं वो उठाओ, पिछले साल के पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें दिखाओ, सर ये पिछले साल का पेपर है, मैंने सॉल्व किया है। हम कहेंगे इसमें से 10 में से 3 नंबर भी नहीं आएंगे, तो फिर 6 नंबर कैसे आएंगे, 7 कैसे आएंगे, वो हम बताएंगे आपको कि इसमें ये डालो वो डालो। फिर आपको लगेगा अच्छा वो मैगजीन पढ़ लें, फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ लें, फिर वो एनसीईआरटी पढ़ लें, तब पढ़नी है। कई लोग बोलते हैं आप एनसीईआरटी से शुरू करो, वो बताते हैं कि क्या करना क्या है, वो बताते हैं। तो डॉक्टर के पास आप ये थोड़ी बताते हो कि आप ये वाली गोली लिखो, अब इसके बाद हमको ये वाला चढ़ाओगे ना, फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ले जाओगे ना, फिर ये सब ऐसा थोड़ी करते हो। लेकिन यहाँ यूपीएससी में इतने विशेषज्ञ हो गए बच्चे की, हमारे यहाँ कोचिंग आने से पहले वो हमको बताते हैं कि आप हमको इससे शुरू कराओगे ना। हमने कहा क्यों, इससे क्यों शुरू कराएंगे, ये तुम क्यों बता रहे हो भाई, ये हम बताएंगे ना कि उससे कब शुरू करना है। कुछ बात समझना, मार्केट में सब कुछ गड़बड़ जाला है, तो उसको ठीक करो। ज़रूरत पड़ेगी आपको, एनसीईआरटी की ज़रूरत भी पड़ेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो होंगे, भारत में नदियों का विस्तार समझाइए। नदियाँ
जीवन रेखा होती हैं, लाइफ लाइन होती हैं समाज की। तो तब आप एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, 9th की ज्योग्राफी की जरूरत पड़ेगी। फिर आप रिवर्स वाले चैप्टर में जाओ, क्योंकि बेसिक चीज तो वहीं से मिलेगी। फिर उसके बाद हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ और वो बताएंगे। पहले से आप सारा पढ़ के रख लोगे ऐसा नहीं होता ना, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे करो, वैसे वैसे आप बनाते जाओगे। किचन आपका चालू है, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे बनाते जाओगे, वैसे वैसे मार्केट से किराना खरीदते जाओगे, वैसे वैसे वहाँ प्रोडक्ट निर्माण होता जाएगा और वैसे आप खाते जाओगे। ऐसे चलेगा। एक साथ सब बोलते हैं एक बार सब बता दो तो हम सारा बल्क में सब खरीद लाएं या एक ही दिन सारा बना दें, ऐसा नहीं होता। जो आप खा सकते हो उतना ही बनाना है, उतना ही खरीदना है, ठीक है ना। इसलिए वो टुकड़ों में होगा। और मैं बीच बीच में मैप को यूज करना तो घी लगाने की तरह है, ठीक है ना। जिसमें घी लगता है वहां घी लगाया जाएगा। तो आप मैप यूज कर सकते हो, तो एटलस खरीद के लाए तो उसको यूज करोगे। फिर मैप बनाना भी सीखोगे, जल्दी जल्दी बना सकते हो तो अच्छी बात है। आपको देर हो रही है और घी लगाने में मान लिया जाए कहीं घी गुम हो गया, तो उसके बावजूद भी तो खाना खा के जाते हैं ना, क्योंकि आज घी का डब्बा नहीं मिल रहा। तो वैसे ही मैप नहीं मिल रहा तो काम चलेगा, उसके बिना भी आंसर चलेगा। तो हर तरह की चीज जो है वो जरूरी है भी और नहीं भी है। उसके बिना भी आईएएस हो सकते हो। एनसीईआरटी पढ़े बिना भी आईएएस हो सकता है, एटलस को खोजे बिना भी आईएएस हो सकता है, बशर्ते उसके समझने के सोर्स दूसरे हों। पीडीएफ आपके पास है तो हार्ड कॉपी नहीं है तो भी काम चल जाएगा। तो आज आप थोड़ा सा है ना नए सिरे से सोचना सीखिए और प्रैक्टिस करना सीखिए। बाकी तो मन बहलाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लिखने की तो फिर आपका मन बहलाना। जो लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी मेरे यहाँ कल 39वें नंबर का टेस्ट था, 39 नंबर का, तो 39 टाइम्स वो 3-3 घंटा लिखे हैं। अब जाकर के उनको लग रहा है कि ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। उनको भी शुरू में नहीं लग रहा, शुरू के 10 टेस्ट में नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, सब वो वहीं तक थे। लेकिन अब जाकर के उनको वहाँ लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी थी, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो फिर इतने दिन कर क्या रहे थे? तो ये दिक्कत है। तब समझ में आता है कि वो पढ़ने का तरीका ही गलत था। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी। फिर आइए, हम लोग सोशल इश्यूज़ में थे। एक तो मैंने लेक्चर डाला भी था क्योंकि संडे को यहाँ प्रोग्राम था तो हम क्लास नहीं ले पाए थे। कौन सा इशू डाला था उसमें? हाँ, चाइल्ड लेबर डाला था। अच्छा, और यहाँ हमने पढ़ा था वो कास्ट सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पे नहीं, वीमेंस वाला पढ़ा था, वीमेंस वाला चैप्टर पढ़ा था। अच्छा, चलिए तो थोड़ा सा ओल्ड एज वालों की बात करते हैं आज। उस दिन बच्चों की बात की थी उसमें, आज ओल्ड एज वालों की बात करते हैं। तो ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, भारत में अभी 7.2% के आसपास है, 8.8% के आसपास, 91 की सेंसस के हिसाब से लगभग 8% ओल्ड एज पर्सन है। लेकिन बहुत जल्दी 10-12 साल में, 15 साल में 19% या 20% के आसपास हमारे यहाँ बूढ़े लोग होंगे। अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अभी तो युवा हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी की बात चल रही है। लेकिन बहुत जल्दी बूढ़े लोगों की संख्या भी 20% हो जानी है। तो अब सोशल इश्यूज में एक बहुत बड़ा इशू है ओल्ड एज पर्सन्स, बूढ़े लोग। तो अब ये इश्यूज में क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो हमेशा यही कि डेफिनेशन, जब भी हो डेफिनेशन, ओल्ड एज की डेफिनेशन क्या है? तो सीनियर सिटीजन कह सकते हो 64 साल से ऊपर का, 65 साल से ऊपर का व्यक्ति, खास करके रिटायर्ड लोग जो हम लोग बोलते हैं, जो जॉब नहीं करते वो रिटायर तो नहीं होते, लेकिन 65 साल से ऊपर के लोग, ऐसे लोग, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ओल्ड एज लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेल्थ इश्यूज।
होते हैं ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं उनके सामने, क्योंकि एज ज़्यादा हो जाती है तो शरीर बीमारियां पकड़ लेता है, बहुत सारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो बीमारियां बहुत होती है। दूसरी आती है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, आय बहुत कम हो जाती है, क्योंकि काम करने लायक नहीं होता, और अगर उसके बाद पेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का पेंशन नहीं है या प्राइवेट पेंशन नहीं है, तो पेंशन सिस्टम या पहले से जमा करके बैंक में अगर उसने बचत नहीं रखी हुई है तो उन दिनों में आय की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो हम समाज के बुजुर्गों को लेकर के सोचते हुए ही ये जो क्वेश्चन है, ये कोई किताब में या मैं आपको पढ़ाऊँ वैसे नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप वाकई में आंसर तैयार कर लोगे ठीक से तो आप 15 से 20 समस्याएं लिख पाओगे, और अंदाज से वहाँ एग्जाम में याद करने की कोई और बूढ़े लोगों को क्या समस्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या होती है। सरकार ने जगह जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं है, हर जगह रैंप नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ने में वो असमर्थ है, तो बुजुर्ग लोगों के हिसाब से बिल्डिंग का प्लान नहीं है। तो ऐसे आइडियाज़ आएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ट्रैफिक में यानी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, बुजुर्ग लोगों को ट्रांसपोर्ट, बुजुर्ग लोगों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए लो फ्लोर बसेस बोलते हैं ना हम लोग, ये जो सिटी बसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम लो फ्लोर बसेस, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे भी और महिलाएं भी और ख़ास करके बुजुर्ग लोग भी आसानी से उसको बस में चढ़ सके, इसलिए उसको बोलते हैं लो फ्लोर बसेस। पहले बसेस आपने पुराने वाले देखे हो, कितना ऊंचा सीढ़ी होता था, जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम, वो आदमी तो इतने ऊंचे पे चढ़ ही नहीं पाता था, काफ़ी ऊंचा होता था। ट्रेन भी अब पहले काफ़ी ऊंचाई पे आपको जंप करके या ऐसे करके चढ़ना पड़ता था, अब ट्रेन में भी वो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म पे इस तरह से रहती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम, तो ये ऐसी 20-25 प्रॉब्लम्स तैयार कीजिए, चले ये कमियां तैयार कीजिए कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी तैयार कीजिए, बुजुर्गों के लिए क्या पॉलिसी है, वृद्ध लोगों के लिए, फिर एक्ट तैयार कीजिए, हाँ फिर एक्ट तैयार कीजिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस लिखिए, फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, एक्ट जो हैं वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो लिखिए, ठीक है। तो ये एक ढांचा होता है उत्तर लिखने का, कि सबसे पहले दिक्कतें क्या है, डेफिनेशन, फिर दिक्कत क्या है, फिर प्रोविजंस, फिर हम एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ने किए हैं, फिर और ऐसे एनजीओ क्या करते हैं, ऐसे किसी एनजीओ को नाम हो, और फिर कई प्रकार के ऐसे चीज़ें होती है जो सुझाई होती है सोशल वर्कर ने और उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि मल्टी जनरेशनल सेंटर्स, एक ने सजेस्ट किया मल्टी जनरेशनल सेंटर्स। ये अब आपको आर्टिकल वगैरह से मिलेगा, जब आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो ना, तो वहाँ से बिल्कुल नए आइडिया मिलेंगे। तो क्या बड़े शहरों में ऐसा हो सकता है, बेंगलोर, हैदराबाद जैसी जगह पर कि या और भी जगहों पर जहाँ बुजुर्ग बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो और उनको इनकम की भी दिक्कत है, तो बुजुर्गों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उनको सैलरी जैसा कुछ दिया जाए, और वहीं पर लोग अपने बच्चों को भी ड्रॉप करें, छोटे बच्चों को भी ड्रॉप कर दें, तो उनको एक तरह की पेरेंटिंग मिल जाएगी, सोशलाइजेशन मिल जाएगा, बुजुर्गों का प्यार मिल जाएगा, कहानियाँ किस्से मिल जाएगा, उनको दिन भर खेलने को मिल जाएगा, और वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के जाएंगे वो कुछ पैसा दे देंगे उस संस्थान को, तो वो पैसा उनकी इनकम का सोर्स हो जाएगा बुजुर्गों की, ठीक है ना। तो मल्टी जनरेशनल या अलग अलग जनरेशन के बच्चों का एक ही सेंटर। तो ये आइडिया अगर आपके पास नहीं है और आप ये आंसर लिख रहे हैं और किसी बच्चे ने ये वाला आइडिया लिखा, तो उसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। कुछ बात समझ में आएंगे। तो नोट्स बनाते समय में या आंसर राइटिंग करते समय में आप जब मेरे पास बुजुर्गों की समस्याएं या उसके सॉल्यूशन से संबंधित कोई आंसर लिख के लाओगे और आप 3-4 बातें लिख के लाओगे, तो मैं उसमें जोड़ूंगा कि इसमें ये भी करो, वो भी करो। देखो इस बच्चे ने वहीं खड़ा हुआ है, देखो इसने 11 इश्यूज लिखे हैं, 11 प्रॉब्लम लिखी है, आपने 4 लिखी है। तो फिर आप कोई नोट्स पकड़ोगे यूपीएससी का, हमारा नोट्स ले लीजिए या फिर मार्केट में जो नोट्स मिलते हैं
वहाँ जो बुजुर्गों की समस्याएं और उसके समाधान दिए हुए हैं, फिर उनको पढ़िए तो आपके पास 15 से 20 प्रॉब्लम, 15 से 20 सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्योंकि जितने चैलेंजेस हैं और जितनी भी चुनौतियां हैं, वही व्हाट शुड बी डन वाले में लिख सकते हो, वही वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। क्या किया जाना चाहिए वही किया जाना चाहिए, इस चैलेंज से निपटना चाहिए, और क्या है। तो सरकार को जो सुझाव देना है वो वही देना है जो चैलेंजेस है। दरअसल एक ही क्वेश्चन में किसी भी लैंग्वेज के आंसर मौजूद हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रश्न पूछ रहा हो, आपको प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है, बात खत्म। सरकार को क्या करना है? सरकार को ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देंगे तो उसे क्या फायदा होगा? सस्ती दवाइयां होगी बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को दवाइयां बहुत लेनी पड़ती हैं, इलाज सस्ता होना चाहिए, इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो खैर ये तो एक विषय मैंने आपको बताया। दूसरा हम हेल्थ वाला ही ले लेते हैं। यूं तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके मैं आपको लिखवा देता हूं और आपको क्या क्या लिखना है। एक और लिखिए, ट्रांसजेंडर्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इश्यूज है, क्योंकि भारत में जो ट्रांसजेंडर्स की संख्या है वो लगभग 90 लाख है, 90 लाख के आसपास। और जो सेंसस वाले बताते हैं वो अंडर रिपोर्टिंग है, इसलिए वो केवल 5 लाख ही बताते हैं, 4 से 5 लाख ही बताते हैं सेंसस के हिसाब से। और जो वोटिंग करने के लिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 40,000 ही वोटिंग करने के लिए जाते हैं। वोटिंग करने के लिए केवल 40,000 जाते हैं। सेंसस बताता है कि 4 लाख हैं, असली में 90 लाख के आसपास है ट्रांसजेंडर, जिनको हम हिजरा भी कहते हैं, थर्ड जेंडर भी बोला गया है, कई नाम से पुकारते हैं। तो ये अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सामान्य बात नहीं है। 0.7%, उसमें ट्रांस मेल भी है, ट्रांस फीमेल है, इंटरसेक्स है, सभी तरह के। और LGBTQ जो पूरा एक सेक्शन जिसको हम मानते हैं, उसमें जो LGBT में जो T है वो यही है, ट्रांसजेंडर। तो ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल एबेरेशन है। जो मैंने आपको सेक्स क्रोमोसोमल एबेरेशन बताए थे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, X0 और XXY, और ट्रांस मेल ट्रांस फीमेल, ये वहाँ बताए थे मैंने। बायो वाला हमारा लेक्चर आप देखोगे, क्रोमोसोम वाला, तो उसमें बताया था। तो क्रोमोसोम्स में जो दिक्कत है उसकी वजह से उनके अंदर इंटरनल एनाटॉमिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, और किसी किसी में मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन्स नहीं है। किसी किसी में एनाटॉमी तो है, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी अंदर पूरी, फीमेल है तो उसके अंदर यूट्रस भी है, पूरा अंदर का पूरा सिस्टम है, लेकिन बाहरी सिस्टम नहीं है। किसी के अंदर का भी नहीं है और बाहर का भी नहीं है। तो ये अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं, उनके ऊपर कितने जीन्स, क्रोमोसोम्स में भी कितने जीन्स एक्सप्रेस हुए प्रोटीन सिंथेसिस में और कितने नहीं हुए, उसके ऊपर है। बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि सबसे बड़ी बात है रिकॉग्निशन नहीं है, कोई आईडी नहीं है, इसलिए 50% से ज़्यादा लोग गुरु चेला सिस्टम में रहते हैं। और भोपाल तो कैपिटल है उनका, किन्नर का, भोपाल को कैपिटल माना जाता है पूरी दुनिया का, लगभग भारत का तो है ही। यहाँ गुरु सिस्टम है, यहाँ गादी है उसकी, यहाँ वो घराना होता है ना, वैसा भोपाल घराना है। तो यहाँ के जो किन्नर है वो बहुत रईस है, बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ावा आता है। वो सब लोग एक तरह से तीर्थ स्थान की तरह है भोपाल। तो यहाँ एक तरह से उनकी प्राइमरी एजुकेशन या यहाँ का सर्टिफिकेशन जरूरी है। नालंदा तक्षशिला था ना उस समय, वैसा।
तो यहाँ उनके गुरु महाराज रहते हैं, गुरुद्वारा है यहाँ। तो एमपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेंडर। तो हमने महिलाओं की समस्याएं देखी, बुजुर्गों की देखी, बच्चों की देखी, तो ये भी एक तरह की। तो उनकी दिक्कतें क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु चेला सिस्टम में रहेंगे तो फिर वो सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ कमा के लाते हैं, सब एक जगह करते हैं, वहीं से फिर उनको सैलरी टाइप मिलता है काम चलाने के लिए, तो वो वहाँ समर्पित करना पड़ता है। बाकी लोग अपना अपना कमाते हैं, वो करते हैं। केवल 2% ट्रांसजेंडर जो हैं वो मदर फादर के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ओनली 2% पेरेंट्स के साथ में रहने वाले केवल 2%। अब सेक्सुअली अब्यूज होते हैं ढेरों लोग। 50% लोगों ने शिकायत की है कि हमारे साथ हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हमको सेक्सुअली अब्यूज किया गया। और मेंटली टॉर्चर करना, उनको कुछ भी कमेंट करना, और वो तो बहुत कॉमन है। तो सोसाइटी में रहना मुश्किल है। एजुकेशन में टीचर्स उनको पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ाते, पढ़ाते ही नहीं है। पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन में भेदभाव है, नौकरी में भेदभाव है, वर्किंग प्लेस पे दिक्कत है। तो अब उनकी प्रॉब्लम्स लिखिए कि उनकी कितनी तरह की प्रॉब्लम है। ट्रांसजेंडर्स बचपन से लेकर आखिरी तक, मृत्यु तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। डॉक्टर ठीक से इलाज करेगा क्या? सिंसियर होगा क्या इलाज करने में? ठीक है ना। लेकिन मनुष्य होने के नाते तो एक पर्सन तो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नागरिक भी है। इसलिए जेंडर में आजकल हर जगह पर मेल फीमेल और जेंडर वाला कॉलम होता है ना, अदर्स वाला या फिर ट्रांसजेंडर दिया रहता है। अब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, पेंशन नहीं मिलती तो इन लोगों का फिर बुढ़ापे में क्या होगा? कौन खिलाएगा? कोविड जैसी चीज़ में जब वो बधाई भी नहीं मांगने जा पा रहे थे, बाहर किसी से वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं। तो उस समय में इन लोगों का क्या हुआ होगा? इनको राशन किसने दिया होगा जब मूवमेंट बंद था? बिल्कुल। बाकी सब लोग तो बोला फैमिली में रहो, सब घर में बंद हो जाओ। तो ढेरों लोग ऐसे थे जो घरों में बंद नहीं हो सकते थे, जिनके पास बालकनी नहीं थे दिया जलाने के लिए। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया बालकनी पे आ जाओ। बालकनी किसके पास होती है? कितने लोगों के पास होती है? आप किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया में कितने लोगों के पास बालकनी है ना? दिक्कत है ना। तो वो तो एक्सक्लूड हो गए ना, ढेरों लोग तो बाहर हो गए, इस कमेंट से ही बाहर हो गए। तो ढेरों लोग बाहर हो गए। तो ये जो है बहुत खतरनाक स्थिति है कि हमारी सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस समय में तो ट्रांसजेंडर के बारे में नहीं सोचा गया, लेकिन आर्टिकल 14 तो किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए मनाही करता है ना। 15 में तो जेंडर बेस्ड, उसमें ट्रांसजेंडर स्पेशली तो नहीं लिखा गया, लेकिन वो तो जेंडर को उसको मानता ही नहीं है। तो जेंडर वाले इशू में ये बात, ट्रांसजेंडर। तो फिर गवर्नमेंट ने कानून बनाया, अभी बनाया 2015-16 में। वो कानून के प्रावधान क्या हैं, प्रोविजंस क्या हैं, उसकी प्रमुख धाराएं क्या हैं, उसमें किस प्रकार की मदद की गई है, अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं क्या, शॉर्टकमिंग्स हैं क्या, कानून की अच्छाइयाँ क्या है और कानून में अभी भी कमियां क्या है, ये दोनों गिनाना है आपको। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो उसको में भी यही करना है, उसकी अच्छाइयाँ भी बतानी, कमियाँ भी बतानी, लेकिन कंक्लूजन में तारीफ करना है, कंक्लूजन में तारीफ करके छोड़ना है। क्लियर? तो ये ऐसे आपको ये सेक्टर लेने हैं। महिलाएं लेती, हमने बच्चे लिए थे, कास्ट सिस्टम लिया था, पेट्रियार्की की वजह से जो दूसरी चीज़ें ली थी वो। अब एक और डिसेबल पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, है ना। प्रधानमंत्री ने उनको दिव्यांग नाम दिया है, विकलांग के बजाय दिव्यांग नाम दिया था। पहले उसको हम डिसेबल बोलते थे, अब डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। तो विकलांग लोगों की संख्या भी काफ़ी है, 2.5% के आसपास हमारी पॉपुलेशन में विकलांग है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन 2.5% के आसपास। और उसका रूरलाइजेशन है, उसमें जितने लोग हैं हमारे देश में डिसेबल्ड पर्सन, उनका करीब 70% गाँवों में है।
और एजुकेशन में बहुत कम है उनका, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। स्कूल एजुकेशन बहुत कम लोगों का होता है, केवल 40% 50% लोगों का स्कूल एजुकेशन होता है। कॉलेज में तो बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। जॉब में बहुत कम है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है डिसेबल लोगों का। उनकी क्या समस्या है, ठीक है ना, और उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिसेबल पर्सन के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में, ठीक है, ये सब हमारे सोसाइटी के हिस्सा हैं और हमारे समाज का भाग है और जिन्हें सहयोग की ज़रूरत है। सरकार का कानून क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। कल हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन की, हो सकेगा तो जो जनरल इश्यूज़ हैं उनकी बात करेंगे। तो अभी हम सोशल इश्यूज, सोसाइटी, ये सब चल रहा है, तो आप बनाइए नोट्स। मुझे लगता है आज का होमवर्क तो मिल ही गया आपको, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़िए। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की